अध्याय 1 दस्तक। रवि, चलो शादी कर लेते हैं। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो ये सुनते ही लैला ने गुस्से से कहा, वो एक बेरहम कमीना है। उसने मुझे सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि वो चाहता था कि मैं उसके बच्चे को जन्म दूं। रवि, उसके बारे में बात मत करो। मैं तो बस, तुम समझते हो ना, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी हूँ। लैला, नहीं, ऐसा मत करो। अगर हमने ऐसा किया तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं। रवि, वो अब इस दुनिया में नहीं है। वाणी अपने लिखे हुए को पढ़ ही रही थी, तभी उसने देखा कि उसकी मौसेरी बहन रेनू होठों के बीच स्ट्रॉ दबाए उसे घूर रही है। वाणी ने भौंहें से कोड़ ली। तुम्हें यह हिस्सा रोमांच से भरा नहीं लगा ना? रेनू ने झुंझलाहट में अपने ही बालों को खींच लिया। दीदी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी लिखी हर किताब क्यों फेल हो जाती है? कमजोर डायलॉग, घिसा पिटा कॉन्सेप्ट, कंफ्यूजिंग लॉजिक। पाठकों को समझ ही नहीं आता कि तुम कहना क्या चाहती हो। क्या तुम्हें पता है कि मेरी जैसी लड़कियां क्या पढ़ना चाहती हैं? रोमांस, रोमांस, रोमांस। जरूरी बातें 3 बार कही जानी चाहिए। क्या मेरी किताब में रोमांस नहीं है? रुको, तुम्हारा मतलब क्या है मेरे जैसी लड़कियों से? तुम्हें क्या लगता है? रेनू ने होंठ फुलाकर वाणी को सहानुभूति भरी नजर से देखा। वैसे भी तुमने आज तक किसी को डेट नहीं की। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम एक रोमांटिक प्रेम कहानी लिख सकती हो? तुम्हें तो एक रोमांस सीन भी हवा में कल्पना करके लिखना पड़ता है। फिर तुम ऐसे 2 प्रेमियों के बारे में कैसे लिख पाओगी जो एक दूसरे से आत्मा की गहराइयों तक प्यार करते हो? इसलिए मैं सुझाव देती हूं कि तुम्हें किसी रिश्ते में पड़ जाना चाहिए, ठीक है? लेकिन मैं तो एक क्राइम जासूसी उपन्यास लिख रही हूं, वाणी ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़कियां बिना रोमांस वाली रहस्यमयी जासूसी उपन्यास पढ़ना पसंद नहीं करती। और अगर तुम पुरुष पाठकों को लक्ष्य बना रही हो तो तुम्हारे उपन्यास में अभी भी कई कमियां हैं। रेनू, वाणी ने फिर एक बनावटी मुस्कान दी। मैं भी एक वफादार लेखक समूह की छोटी सी सदस्य हूं। छोड़ो भी, तुमने जो कूड़ा लिखा है, अगर मैं तुम्हारी एडिटर ना होती तो तुम वीआईटी लेखिका भी नहीं बन पाती। तुम्हारे पास गिने चुने ही पाठक हैं जो तुम्हारे उपन्यास को पढ़ने के लिए पैसे देते हैं, और जो तुम्हें लेखक शुल्क मिलता है उससे तो तुम अपना किराया भी नहीं भर पाती। मेरी प्यारी बहन, अब हार मान लो। वाणी धीरे से अपनी कुर्सी पर टिक गई और हल्की मुस्कान के साथ अपनी बहन को गौर से देखने लगी। एक दिन मैं इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय उपन्यास लिखूंगी। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तुम? हो। रेनू ने अपना कॉफी मग मेज पर रखा और अपना बैग उठा लिया। सबसे छोटी मौसी ने कल रात 8 बजे तुम्हें एक लड़के से मिलने के लिए कहा है, मूनलिट सी रेस्टोरेंट में। जैसा ठीक समझो वैसा करना। एक और रिश्ता देखने का कार्यक्रम। वाणी ने अपने ही माथे पर हल्की सी चोट मारी। लैपटॉप बैग में रखने के बाद वो कैफे से बाहर निकली। बाहर का मौसम किसी भट्टी की तरह तप रहा था। अपने घर के पास की सड़क पर उसे हल्की ठंडी हवा का झोंका लगा। एक पल की ठंडी हवा जल्द ही गर्म हवा के झोंके में बदल गई। उसे लगा जैसे वो जिंदा ही भून दी जाएगी। उसने अपनी मां के लगातार डांट फटकार से बचने के लिए ज्यादा पैसे न होने के बावजूद एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था, जिसमें बस एक हॉल और एक बेडरूम था। सिर्फ 26 साल की उम्र में ही वो मानो मध्यम वर्गीय आयु का संकट झेल रही थी। उसने कभी डेट नहीं किया और इस बात से उसे कभी शर्म नहीं आई, लेकिन उसके सुंदर चेहरे के कारण उसके रिश्तेदारों को लगता था कि वो बस बहुत घमंडी और ज्यादा चुनने वाली लड़की है। समय के साथ अफवाहें फैलने लगीं कि शायद उसमें ही कोई कमी है। क्या उसे बस किसी आदमी से शादी करके अपनी सारी इच्छाएं और सपने हमेशा के लिए छोड़ देने चाहिए? जैसे ही वो उस किराए के मकान के नीचे पहुंची जहां वो रहती थी, उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी और उसकी नाजुक सी उम्मीदें फिर से चकनाचूर हो गईं। ओह मम्मी, अब क्या हुआ? मैं अपने उपन्यास की स्टोरी लाइन के बारे में सोच रही थी, आपने बीच में ही फोन कर दिया। उपन्यास? बस तुम्हारे उपन्यास की कहानी? वैसे तुम्हारी चीजें पढ़ता ही कौन है? याद दिला दूं, तुम लगभग 30 की हो चुकी हो। मैं 26 की हूं। एक ही बात है। क्या आप सच में मेरी मां हैं? वाणी ने हल्का सरदर्द महसूस किया। उसे लगा शायद कैफे की मुफ्त की एसी की वजह से ऐसा हो रहा है। मुझे अभी तक कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। तुम्हें किस तरह का आदमी पसंद है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए ढूंढ लूंगी। एक राष्ट्रीय स्तर का अमीर और हैंडसम आदमी, जिसकी लंबाई 6 फीट हो, 6 पैक एब्स हो, जो 30 मंजिला विला में रहता हो और 900 मीटर लंबे बिस्तर पर सोता हो, वरना नहीं। क्या तुम किसी कनखजुरा से शादी करना चाहती हो? बाय मम्मी। अरे, वाणी अपनी मां से बात करते हुए सीढ़ियां चढ़ रही थी। जब वो 7वीं मंजिल पर पहुंची तो हाँफ रही थी। वो वास्तव में सबसे ऊपरी मंजिल थी। इस तपती हुई गर्मी में ऐसा लगता है जैसे किसी मछली को उबलते हुए बर्तन में डाल दिया गया हो और वो गर्मी से बचने के लिए बर्तन से निकलने की कोशिश कर रही हो।
जब वो अपने किराए के मकान पहुंची तो एक आदमी चुपचाप उसके दरवाजे के बाहर दीवार से टिककर खड़ा था। वो बेहद सुंदर, स्मार्ट और तरोताज़ा लग रहा था। उसके शरीर पर पसीने का एक कतरा भी नहीं था। उसकी शक्ल इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि वाणी को चक्कर सा आने लगा। वो आदमी लंबा था और उसके नैन नक्शे बेहद तराशे हुए थे, मानो वो सीधे किसी रोमांटिक किताब से निकल कर आया हो। उसने वाणी की ओर बिना किसी खास भाव के देखा। धूप से उसकी आंखें बेहद चमकदार लग रही थीं, लेकिन साथ ही वो असाधारण रूप से अलग-थलग, भावहीन और घमंडी लग रहा था। फिर भी विरोधाभास ये था कि उसकी गहरी आंखों में ऐसा आकर्षण था जो सिर्फ उसकी मौजूदगी और नज़र से ही किसी भी लड़की के दिल में हलचल पैदा कर सकता था। वो कल्पनाओं वाली उपन्यास के पुरुष नायकों जैसा ही था। हे भगवान, मेरे इस बेचारे दिल का क्या होगा, वाणी ने मन में सोचा। उसने मन ही मन एक लंबी सांस ली और अपनी चाबियां निकाल लीं। आप किसे ढूंढ रहे हैं? उसने खुद को संभाला और भीतर उठी भावनाओं को दबा लिया। आदमी ने उसकी ओर एक नज़र डाली और कहा, तुम वाणी चौहान हो ना? उसकी वो नज़र बेहद आकर्षक और सौम्य थी और उसकी आवाज़ बहुत ही दिलकश। वाणी ने कभी सोचा नहीं था कि उसका नाम उसके कानों में इतना अच्छा लग सकता है। उसके गाल गर्म होने लगे। हाँ, क्या कोई समस्या है? आदमी के होठों के किनारे हल्के से ऊपर उठे। उसकी उस रहस्यमयी मुस्कान के सामने वाणी की नज़रें लगभग पिघल ही गईं। उसने अपनी जेब से पुलिस बैज निकाला और उसे दिखाया। आप पर हत्या का शक है, कृपया जांच में सहयोग करें।